हाय मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। देखिए, जो हम हिंदी की 5वीं सीरीज पर बात कर रहे हैं, हिंदी की 5th सीरीज पर बात कर रहे हैं, और मेरे प्यारे छात्रों इसमें भी हम वर्णमाला को पढ़ रहे थे। जो है और वर्णमाला में हमने वर्णों को 2 भागों में बांटा था, एक स्वर के रूप में, दूसरा हमने उनको व्यंजन के रूप में बांटा था। अब देखिए, जो हमारी जो हिंदी वर्णमाला है, इसमें यदि हम मूल स्वरों की बात करते हैं तो ये आपको पता होगा, इनकी जो संख्या है वो 11 है। और यदि हम व्यंजनों की बात करें तो जो व्यंजन की जो संख्या है मूल व्यंजन की, वह आपकी 43 है। तो इस तरह से यदि हम कुल देखेंगे 11 यानी 11 + 33, तो कुल वर्णों की संख्या देखेंगे हम यहां पर जो है, कुल वर्णों की संख्या देखेंगे तो 44 है। अब देखिए, बात हमें इसमें स्वरों की कर चुके हैं। आज की जो हमारी कक्षा है उसमें हम व्यंजनों से संबंधित बातें करेंगे कि व्यंजन क्या है और किस तरह से इनका निर्माण होता है, और ये कितने प्रकार के होते हैं, और इनके जो भेद हैं वो किस तरह से विभाजित किए हैं। मैं आज आपको बिल्कुल जो व्यंजन है उनको एक नए प्रकार से पढ़ाने वाला हूं, तो आप इसको सही तरह से जो है पढ़ेंगे। जो है देखिए, इसमें हम बात कर रहे हैं, व्यंजनों की बात कर रहे हैं। अब आइए हम व्यंजनों पर चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं व्यंजन क्या होता है। ऐसा कोई भी वर्ण जो कि स्वतंत्र रूप में नहीं बोला जा सकता हो। अगर हम किसी को स्वतंत्र रूप में नहीं बोल सकते तो इसका मतलब उसमें किसी दूसरे वर्ण की भी हमें सहायता की जरूरत पड़ रही है, और वो दूसरा वर्ण होता है, इसमें स्वर होते हैं। यानी वर्णमाला के ऐसे वर्ण जो के स्वरों की सहायता से उच्चारित किए जाते हों, स्वतंत्र अवस्था में उच्चारित नहीं किए जा सकते हों, तो जो ऐसे वर्ण होते हैं उनको हम व्यंजन के रूप में जानते हैं। तो यहां पहला पॉइंट आपको याद रखना होगा, स्वतंत्र रूप में नहीं है। दूसरी बात याद रखेंगे, व्यंजन का जो उच्चारण है स्वरों की सहायता से होता है। जैसे मेरे प्यारे छात्रों, अगर मैं यहां लिखूं क, यदि आप क को एक लंबी ध्वनि के रूप में लेके जाएंगे, जैसे क, तो आप देखेंगे इसमें जो अ की ध्वनि छुपी हुई है। तो यदि हम इस क का निर्माण देखें तो इसमें से अ की ध्वनि भी इसमें सम्मिलित है। तो यहां आप देखेंगे इस क व्यंजन का जो निर्माण है वह अ की सहायता से हुआ है। ऐसे आप ख व्यंजन देख सकते हैं, ख। तो देखिए, ख व्यंजन का भी जो निर्माण है वो अ की सहायता से हुआ है। तो हमने जैसे इनकी लंबी ध्वनि ली तो उसमें जो स्वर का तुरंत ही उच्चारण में सम्मिलित हो जाता है। तो यहां हम इस स्वरूप को देख सकते हैं। तो व्यंजन का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता की क्या होती है, हमें जरूरत होती है। तो दूसरी बात व्यंजन के संदर्भ में ये याद रखेंगे। तीसरी बात याद रखेंगे, जो मूल व्यंजन है, जो मूल व्यंजनों की संख्या है प्यारे छात्रों, ये 33 है। लेकिन बचपन में हम कभी कभी 36 भी पढ़ लेते थे। तो कैसे 36 पढ़ते थे वो भी मैं बता दे रहा हूं। 33 मूल व्यंजन थे प्लस 3 अन्य थे, और अन्य में कभी कभी हमें ये छ, त्र, ज्ञ ये पढ़ा दिए जाते थे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आपको फिर दोबारा से बता रहा हूं कि छ, त्र, ज्ञ व्यंजन में न होकर के इनको संयुक्त रूप माना जाता है, संयुक्त वर्ण माना जाता है। और वर्तमान में एक वर्ण और इसमें सम्मिलित है, श्र, यानी जिसको श्री गणेश कह देते हैं, यह भी जो है संयुक्त में सम्मिलित है। तो संयुक्त में इस प्रकार से जो है 4 जो वर्ण हैं वह हमारे सम्मिलित हैं।
तो यहां आपको ये याद रखना है कि स्वतंत्र रूप से नहीं होते हैं, व्यंजन का उच्चारण स्वरों की सहायता से होगा, और यहां पर अ जो आपका स्वरूप है वो सम्मिलित होता है। तो और तीसरी बात, मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखिए इसके बाद में यदि हम देखते हैं, बहुत ही मैं आपको नए तरीके से व्यंजनों को बताने वाला हूं, स्वरूप को जो है। इसके बाद देखते हैं, थोड़ा सा हम चलते हैं, एक शब्द आता है वर्ग। देखिए वर्णमाला में वर्ग का मतलब है 5 वर्णों का समूह। तो यहां याद रखेंगे, वर्ग का मतलब है 5 वर्णों का समूह होता है। और देखिए जो व्यंजन होते हैं इसमें 5 वर्ग हैं। यहां दूसरी बात याद रखेंगे, व्यंजन में 5 वर्ग हैं। अब 5 वर्ग का मतलब कितना हुआ? 5 वर्ग हो गए, 5 संख्या हुई, यानी 25 वर्ण आएंगे। अब देखिए कौन कौन से वर्ग हैं। देखिए एक क वर्ग होता है, एक च वर्ग, एक ट वर्ग, एक त वर्ग, एक प वर्ग। ये इस तरह से 5 वर्ग होते हैं। शॉर्ट में आप इनको याद रखेंगे कचट तप, ऐसे करके आप इनको याद रख सकते हैं। देखिए क में भी 5 वर्ण आएंगे। देखेंगे क, ख, ग, घ, अण। आप बताएं इसके पीछे बिंदी रखनी पड़ेगी। अभी देखिए इन बिंदियों का भी बहुत अपना अलग महत्व है। ये क्या महत्व है, किस तरह से कहां प्रयुक्त होती है, अभी मैं इनको बताने वाला हूं। आपको एक नया स्वरूप और बताने वाला हूं। च में देखेंगे च, छ, ज, झ। और देखिए कहीं कहीं आई कटोई कह देते हैं इसको, कहीं चूल्हे मैया भी कह देते हैं इसको। फिर देखेंगे ट में ट, ठ, ड, ढ, अण, या 3 पढ़ा। अब मेरे प्यारे छात्र याद रखेंगे, इनके नीचे बिंदी प्रयुक्त नहीं होती है। मूल व्यंजनों में कभी भी ड ढ के नीचे बिंदी का प्रयोग नहीं होता है। यदि आप बिंदी का प्रयोग कर देंगे तो ये जो व्यंजन है मूल व्यंजन से हट करके ताड़नजात व्यंजन बन जाएंगे, ताड़नजात वर्ण बन जाएंगे। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो मूल व्यंजनों के अंतर्गत ट वर्ग में ड और ढ के अंतर्गत बिंदी का प्रयोग नीचे नहीं होता है। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना होगा। फिर देखिए त में त, थ, द, ध, न। देखेंगे त, थ, द, ध, न। अब एक बात याद रखें, कभी कभी हम क्या करते हैं, जैसे ध लिखा, ऐसे करके लिखा ध जो है, या कभी कभी हम ध ऐसे लिखते हैं, पूरा डंडा ये खींच देते हैं। ये गलत वर्ण होता है। कभी भी प्यारे छात्र याद रखिए, जैसे ये जो रहता है इसको कहते हैं हम शिरोरेखा, और ये जो होती है इसको कहते हैं हम खड़ी पाई। कभी भी जो ध के ऊपर से होकर के एक ध एक भ, इनके ऊपर से होकर के कभी भी शिरोरेखा नहीं गुजरती। यदि आप इसमें शिरोरेखा गुजार देंगे तो क वर्ग का चौथा वर्ण माना जाता है। यदि आप भ से गुजार देंगे तो प वर्ग का 5वां माना जाएगा। कभी कभी हम क्या करते हैं, भ लिखा और ऐसे गुजार दिया, गलत लिखते हैं हम, ये अशुद्ध है। तो यहां याद रखना है कि भ कभी लिखें तो ऐसे लिखना है आपको, ध कभी लिखें तो ऐसे लिखना है, और कभी ऐसे नहीं लिखना है, अशुद्ध हो जाएगा। क्योंकि कभी भी इनके ऊपर से होकर पूर्ण शिरोरेखा नहीं गुजरती है। तो इस बात को भी आपको याद रखना होगा। तो त, थ, द, ध, न। अब देखेंगे इसमें प, फ, ब, भ,
और म। शिरोरेखा नहीं गुजरेगी पूरे पर होकर के, याद रखेंगे। अब ये बात आ रही होगी, देखिए मेरे प्यारे छात्रों, ये 5 वर्ग हो गए। ये जो है मेरे प्यारे छात्रों 5 वर्ग हैं। 5 वर्ग का मतलब 5 गुणा 5 बराबर 25 वर्ण। ये ऐसे 25 वर्ण हैं जब कभी भी इनका उच्चारण किया जाएगा तो यह मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हैं, तो इसी कारण से इनको स्पर्शी व्यंजन के रूप में भी जानते हैं, या स्पर्श वर्गीय व्यंजन के रूप में भी जानते हैं। तो कभी भी प्रश्न ये पूछा जाए कि स्पर्श वर्गीय व्यंजन किसको कहते हैं, तो इन 5 वर्गों को कहते हैं। ये बात याद रखेंगे। तो इसमें जो है यह वर्ग किसी न किसी मुख के भाग को स्पर्श करते हैं, इसी कारण स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। ये बात याद रखेंगे। तो इस बात को भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। देखिए नेक्स्ट बात ध्यान देंगे। अब बात आ रही है 25 तो ये हो गए सर, अन्य वर्ण किसमें आएंगे। अब देखिए इसके पश्चात के वर्ग, इसके पश्चात के वर्णों को वर्ग नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि वर्ग के लिए हमें 5 वर्ण चाहिए, इनमें 4 होते हैं। जैसे आप देखेंगे य, र, ल, व, ये जो 5 आपके जो व्यंजन हैं इनको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये जो है अंतस्थ व्यंजन है, यानी अंदर से इनका स्वरूप निकलता है। इसके बाद देखेंगे श, स, स और ह। इन 5 को देखेंगे, इनको कहते हैं ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं। ऊष्मीय का मतलब क्या होता है उस पर भी बात कर रहा हूं। ऊष्म का मतलब क्या होता है? गर्म हुआ। देखिए इनमें आप अंतर समझ लें। जब कभी भी श का उच्चारण किया जाएगा तो जीभ जो रहती है हल्का नीचे होती है, और जो वायु होती है बहुत तीव्र गति से बाहर आती है। जैसे देखिए श, श, और ये जो रहती है जीभ बिल्कुल सीधी होगी स, और इसमें जो जीभ होती है हल्का ऊपर होती है, वायु ऊपरी दांत के पास से होकर निकलती है स, ये ऐसे करके जाती है। तो इनका जो सही उच्चारण भी हमें पता होना चाहिए। अब मेरे प्यारे छात्र यहां देखेंगे 25 वर्ण ये हो गए, प्लस में 4 ये ऊष्मीय हो गए, अंतस्थ हो गए, 4 ये हो गए, 29 4 33 में। तो इस तरह से मेरे प्यारे छात्रों आपको ये जो वर्ग है ये याद रहना चाहिए। यदि वर्ग नहीं याद रहता है तो यहां आपको समस्याएं आ सकती हैं। तो ये प्रत्येक वर्ग का जो कौन कौन सा किस तरह का रूप है वह आपको पता रहना चाहिए। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए देखें, अब बार बार वो बिंदी वाला जो बात आ रही थी, हर बार जो है उसको भी मैं एक बार आपको बहुत अच्छे से समझा देना चाहता हूं। किस तरह से क्या है उसको भी हम एक बार समझ लेते हैं। आइए देखें, ये जो नीचे वाली जो लाइन है इसको मेरे प्यारे छात्रों खड़ी पाई कहते हैं हिंदी भाषा में। ये जो दिखाई दे रही है इसको कहते हैं हम खड़ी पाई। और जो ये ऊपरी जो रेखा गुजर रही है इसको हम कहते हैं शिरोरेखा।
अब देखें, कभी कभी आपने देखा होगा कि जो बिंदी है वो कभी ऊपर देख ली होगी रखी हुई, कभी वर्ण के पीछे देखी होगी, कभी आगे और कभी नीचे। तो इन बिंदियों का जो महत्व वो है क्या, कब कौन सी बिंदी कहां पर प्रयोग की जाती है, उस पर हम यहां बात करने वाले हैं। देखो, सबसे एक एक करके मैं बात कर लेता हूं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, ये खड़ी पाई है आपकी, और ये जो है आपका शिरोरेखा है। अब सबसे पहले ऊपर वाली बिंदी बात कर लेते हैं। अब देखिए, ये जो ऊपर जो बिंदी रखी हुई होती है किसी वर्ण के ऊपर, इसको हम क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं या अनुस्वार कह देते हैं, इसको अनुस्वार कह देते हैं हम। अब देखिए, जो अनुस्वार जैसे आपने देखा होगा अंक के ऊपर लगी हुई होती है, ये वाली जो है अयोगवाह जो वर्ण है आपका, अनुस्वर जो होता है यह केवल आपके स्वरों पर ही प्रयुक्त होता है, ये कभी भी व्यंजन पर प्रयुक्त नहीं होता, याद रखेंगे। अनुस्वार यानी ये सदैव स्वरों पर, स्वर की बात करें तो 11 प्रयोग होता है। कभी भी व्यंजन पर नहीं होता, हमेशा याद रखेंगे अयोगवाह वर्ण का। अब दिमाग में आ रहा होगा कि सर जैसे हमने लिख दिया ये कंठ, अब ये कंठ लिख दिया हमने, अब इसमें तो अंक की बिंदी क पर लगी हुई है, ये अगर मैं इसका शाब्दिक विच्छेद करूं तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इस क का भी विच्छेद करूं, क, अगर आप देखेंगे इस व्यंजन में से ध्वनि अ की आई तो बिंदी कहां लगी, इस पर। तो अगर मैं स्वतंत्र रूप देखा तो यहां आपको ये बात याद रखनी है कि जो अनुस्वार है केवल ये 11 स्वरों पर ही प्रयुक्त होता है और किसी भी व्यंजन पर यह प्रयुक्त नहीं हो सकता है। तो जो ऊपर जो बिंदी होती है ये केवल 11 स्वरों पर हो सकती है और किसी पर नहीं हो सकती है। तो इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब देखें, अगला देखिए, यदि आप देखेंगे एक बिंदी जो है आपकी इधर लगी हुई होती है, देखिए इसको कहते हैं पंचमाक्षर, कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको, पंचमाक्षर, क्योंकि ये किसी एक वर्ग के 5वें अक्षर पर ही प्रयोग होती है और ये बिंदी जो है केवल क वर्ग के 5वें वर्ण पर प्रयुक्त है। और 5वां वर्ण कौन सा आपका, ये रहा, इसी पर प्रयुक्त होती है। तो इसकी बात करेंगे कभी भी तो इसको कहते हैं पंचमाक्षर कहते हैं। तो इसको भी आपको याद रखना होगा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए तीसरा देखेंगे आप, इसमें जो है एक बिंदी आपको नीचे लगी हुई मिलती है, इसको मेरे प्यारे छात्रों, इसको कहते हैं ताड़न जात या उच्छिद या फेंका हुआ, इसको कहते हैं। और यदि मेरे प्यारे छात्रों ये जो बिंदी है, यह बिंदु केवल 2 वर्णों पर प्रयुक्त होती है। अब वो 2 वर्ण कौन कौन से, अगर आपको ट वर्ग याद आ रहा होगा, ट में ट, ठ, ड, ढ और अण, ये बिंदु 2 वर्णों प्रयुक्त होती है।
ट वर्ग के तीसरे एवं चौथे वर्ण पर प्रयुक्त होती है। और यदि व्यंजनों के तीसरे चौथे वर्ण पर प्रयुक्त हो जाए तो मूल व्यंजन नहीं बचते। जैसे आप देखिए ये रहे तीसरे चौथे, अगर ये है मूल व्यंजन, अगर इन पर प्रयुक्त हो जाए तो अब ये प्रयुक्त हो गई, ये बन गए, तो अब ये ड ढ थे पहले, अब इसका अगर हम उच्चारण करेंगे ये होगा अड और ये होगा अढ़, इसका उच्चारण जो है। तो अब ये मूल व्यंजनों से अब ये दो नए वर्ण हमारे बन गए, इन वर्णों को ही हम कहते हैं ताड़न जात वर्ण, इनको हम ताड़न जात वर्ण कह देते हैं। तो प्रश्न कभी पूछा जाए ताड़न जात वर्ण कौन कौन से, अढ़ और अढ़। जैसे अब इनमें अंतर बताऊं, जैसे देखिए ड लिखते हो एक आप और एक ढ, ये क्या लिखते हो डी और ये डी एच, और जब ये अड बन जाता है और ये अड बन जाता है तब ये लिखा जाता है आर और ये आर एच लिखा जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कभी भी अलीगढ़ लिखा हुआ देखेंगे तो स्पेलिंग बनाएंगे ALIGARH बनती है। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे छात्रों ये अड है, ताड़न जात का RH होता है, अगर इसमें ढ होता तो DH आ जाता। तो इस बात को आपको बहुत अच्छे से याद रखना होगा। तो कभी प्रश्न पूछा जाए ताड़नजात वर्ण कौन कौन से होते हैं तो ड ढ, और ये कभी भी याद रखेंगे ये मूल व्यंजन नहीं है, ये मूल व्यंजन नहीं होते, इस बात पर विशेष याद रखना आपको जो है। तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखें। अब एक बिंदु और बची आपकी जो है इधर वाली। देखिए मेरे प्यारे छात्रों, इसको कहते हैं नुक्ता, नुक्ती मत लिख देना, इसको कहते हैं नुक्ता। और यदि ये नुक्ता व्यंजन पर प्रयुक्त हो जाए तो मेरे प्यारे छात्रों वह वर्ण अरबी या फारसी भाषा का बन जाएगा। वो वर्ण जो अरबी या फारसी भाषा का बन जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। और इसमें मेरे प्यारे छात्रों 5 वर्ण हैं इसमें जो है। एक है इसमें, जैसे देखिए एक हिंदी का क, ख, ग, ज और फ। अभी ये पांचों वर्ण जो है मूल व्यंजन है ये जो है। और यदि मैं इन पर नुक्ता प्रयोग कर देता हूं, मैंने इस पर नुक्ता प्रयोग किया, इस पर प्रयोग किया, इस पर और इसमें, तो अब मेरे प्यारे छात्रों ये मूल व्यंजन से अब ये अरबी भाषा के वर्ण बन गए, अरबी या फारसी भाषा के वर्ण बन गए अभी। अब देखो इसका उच्चारण क तो इसका करेंगे कै, इसका ख तो खे, ये ग तो इसका गे, ये ज तो इसका ज उच्चारण होता है, ये फ तो इसका फै उच्चारण होता है। तो जो नुक्ता है वो 5 वर्णों पर प्रयुक्त हो सकता है, यानी हिंदी भाषा के 5 ऐसे वर्ण हैं जो अरबी में भी प्रयोग कर लिए जाते हैं, और वो है क, ख, ज, फ आपके हैं। और देखिए इसके बारे में जो बताया था एक व्यक्ति थे आपके राजा सितार ए हिंद, इनके द्वारा ही बताया गया था कि हिंदी वर्णमाला के 5 ऐसे व्यंजन हैं जिनका प्रयोग हम अरबी या फारसी भाषा के रूप में कर सकते हैं। तो इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए
तो ये देखिए बिंदी का मैंने आपको महत्व बताया है। अब मेरे प्यारे छात्रों, अब हम यहां से आते हैं व्यंजनों के विभाजन पर आते हैं कि व्यंजनों का विभाजन या वर्गीकरण हम किस किस आधार पर कर सकते हैं, उसकी बात करते हैं। आइए देखें। सबसे पहले मैं आधार बता रहा हूं कौन कौन से कर सकते हैं हम, जो है पहला सामान्य या अध्ययन के आधार पर है, देखेंगे हम इसमें। दूसरा मेरे प्यारे छात्रों, घोष या अघोष व्यंजन के रूप में देखेंगे। तीसरा मेरे प्यारे छात्रों, प्राण वायु के आधार पर देखेंगे। एक मेरे प्यारे छात्रों, उच्चारण के आधार पर देखेंगे। एक मेरे प्यारे छात्रों, उच्चारण स्थान के आधार पर देखेंगे। तो मेरे प्यारे छात्रों, मैं आपको ये 5 आधारों पर जो है व्यंजनों का वर्गीकरण बताने वाला हूं। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें अध्ययन के आधार पर वर्गीकरण देख रहे हैं। देखिए, अध्ययन के आधार पर 3 वर्गीकरण है। एक है स्पर्शी व्यंजन है, और हम इन स्पर्शी व्यंजन को देख चुके हैं। यदि संख्या की बात करें छात्रों, 25 है, और ये क से लेकर के म तक है। ये जो है बात समझ गया होंगे, 5 वर्ग हैं इसमें जो है। एक है इसमें अंतस्थ व्यंजन है, और अंतस्थ व्यंजन में 4 हैं आपके जो है इसमें, और इसमें आपको पता होगा य र ल व है, और देखिए इसमें से 2 व्यंजन ऐसे हैं, एक आपका य और एक आपका व। इनको उच्चारित करते समय जीभ जो है बिल्कुल भी किसी भी भाग से घर्षित या प्रयुक्त नहीं होती। जैसे देखिए य व, जो हवा है वो ऊपरी भाग से होते हुए निकल जाती है। तो इन यानी य और व दोनों व्यंजनों में जीवा का प्रयोग नहीं होता। और देखिए इसी कारण मेरे प्यारे छात्रों इनको अर्ध स्वर कह देते हैं। तो कभी भी ये पूछा जाए अर्ध स्वर कौन कौन से हैं, तो मेरे प्यारे छात्रों वहां याद रखना है य और व जो है अर्ध स्वर के रूप में गिने जाते हैं जो है। इसके बाद देखेंगे ऊष्मीय व्यंजन। ये पता ही होगा आपको, 4 हैं, श, स, स और ह। और ऊष्म का मतलब क्या होता है? गर्म हवा से, यानी जो वायु होती है मुख से वो बहुत तीव्र गति से निकलती है, इसीलिए इनको ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं। वायु तीव्र
गति से बाहर आती है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्यारे छात्रों। एक विभाजन आता है घोष। या कंपन के आधार पर व्यंजन का विभाजन। देखिए घोष का मतलब ये होता है कंपन, यानी जब कभी भी हम किसी भी व्यंजन का एक तरह से बोल रहे हो तो उस समय कोई कंपन का स्वरूप हो रहा हो तो उस आधार पर है। और इस आधार पर मेरे प्यारे छात्रों दो रूप है, एक हो जाएंगे अघोष व्यंजन हो जाएंगे और एक जो है आपके घोष व्यंजन हो जाएंगे, या घोष को ही हम सघोष व्यंजन भी कह देते हैं इसी को। अब देखेंगे इसको, यहां आपका अ प्लस घोष। अ माने क्या होता है बिना, घोष माने कंपन के। क्या कंपन के व्यंजन। ऐसे व्यंजन जब हम इनको बोल रहे हो तो कंपन की स्थिति नहीं होती हो तो ऐसे व्यंजनों को अघोष व्यंजन के रूप में जाना जाता है। दूसरा देखिए, इधर देखेंगे, अगर आप इसमें देखेंगे स प्लस घोष। स माने क्या होता है सहित, किसके सहित कंपन के। ऐसे व्यंजन जिनको बोलते समय कंपन की स्थिति होती होगी तो उनको हम क्या कहेंगे सघोष व्यंजन के रूप में कहेंगे जो है। अब देखिए इस अघोष व्यंजन में प्रत्येक वर्ग, वर्ग याद आ रहा होगा आपको, वही 5 वर्ग मैं पहले पढ़ा चुका हूं जो है आपको। इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आता है। पहली बात तो इसका मतलब क्या हुआ, पहला और दूसरा वर्ण मतलब इसमें जैसे अगर आप यहां वर्ण देखें, हम 2 आ रहे हैं प्रत्येक से, 2 गुणा 5 कितने वर्ण हो गए 10 वर्ण हो गए, पहली बात। दूसरी बात ये देखेंगे इसमें जो 3 ऊष्मीय व्यंजन आते हैं आपके, जो इसमें ऊष्मीय व्यंजन आएंगे इसमें जो आपके, और वो आएंगे 3 श, स और स। इसमें ह नहीं आता, याद रख लीजिए। तो इस तरह से 13 अघोष वर्ण है कुल। ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद में यदि आप देखेंगे सघोष में, तो इसमें देखिए इसके बाद में तीसरा, चौथा और 5वां प्रत्येक वर्ग का वर्ण। इसका मतलब कितने हो गए 3 गुणा 5 15। अब इसके बाद में एक ऊष्मीय भी बचता है, इसमें ही आता है एक ऊष्मीय व्यंजन आएगा इसमें। हाँ, इसके बाद में प्यारे छात्रों मैंने अभी आपको अंतस्थ बताए थे, वो सभी आते हैं। 4 इसमें अंतस्थ व्यंजन आते हैं, य, र, ल, व। इस तरह से देखेंगे 15 और 1 16, 16 और 4 20 व्यंजन आपके सघोष होते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, और प्रत्येक जो स्वर होता है वह भी हमारा सघोष वर्ण होता है। यहां एक बात और याद रखेंगे, प्रत्येक स्वर भी सघोष वर्ण है। प्रत्येक स्वर का मतलब 11 हो गए स्वर जो। तो केवल व्यंजन की बात की जाए कि कुल कितने व्यंजन जो हैं आपके घोष या सघोष व्यंजन है, तो 20 हो जाएंगे। आप समझ पा रहे हैं।
और यदि पूछ लिया जाए कुल वर्णमाला में कितने व्यंजन सघोष हैं, तो 20 + 11 कर देंगे, 31 व्यंजन हो जाएंगे आपके स्वरों सहित। तो इस तरह से आपको इसको भी याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए अगला विभाजन देख रहे हैं मेरे प्यारे छात्रों, प्राण वायु के आधार पर। अब प्राण वायु क्या होती है? जो अंदर से जो हवा बाहर निकल रही है वो आपकी प्राण वायु है। तो यहां याद रखेंगे, किसी वर्ग को बोलते समय मुख से निकलने वाली जो हवा है वो प्राण वायु कहलाती है। पहली बात, किसी वर्ण का को बोलते समय निकलने वाली वायु क्या कहलाएगी? प्राण वायु कहलाएगी। अब देखो, कभी भी हम वर्ड बोलेंगे तो उसमें दो तरह की हवा निकलेगी, या वायु आएगी, एक कम आएगी या एक ज्यादा वायु आ सकती है। कम का मतलब अल्प, और ज्यादा का मतलब हो सकता है महा यानी अधिक। तो प्राण वायु के आधार पर भी दो प्रकार के वर्ण होते हैं। एक होते अल्प प्राण और एक होते महाप्राण। अल्प माने क्या होता है? कम, और प्राण वायु का मतलब कम वायु का बाहर आना, और यहां का मतलब क्या हो जाएगा? अधिक वायु का बाहर आना। अब इसके लिए मैं तरीका बताऊंगा। अब अगर देखें, मैं एक वर्ग लिखा हूं, जैसे यहां क, ख, ग, घ, ङ। अब कैसे इसका हमें पता चले, याद रहे कि कौन सा प्राण वायु और कौन सा अल्प प्राण वायु। देखो, इस तरह से आप हथेली कर लेंगे, और हथेली करने के पश्चात में मुख से हवा निकाल के वर्ण का उच्चारण करेंगे। जैसे देखिए, क बहुत कम हवा आई, फिर बोलेंगे ख हवा अधिक आई, फिर बोलेंगे ग हवा नहीं आ रही, घ फिर हवा आ रही है, ड फिर हवा नहीं आ रही है। तो यहां अगर आप देखेंगे, पहला क, ख पर हवा आई है, ग पर नहीं, ड पर नहीं आ रही। पहला, तीसरा और पांचवें पर हवा बहुत कम आती है, दूसरे और चौथे पर अधिक हवा आ रही है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण हमेशा अल्प प्राण होगा। यहां पहला पॉइंट, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण क्या होगा? अल्प प्राण। अभी बता चुका हूं तरीका याद करने का जो है। और आपके अंतस्थ व्यंजन आएंगे किसमें? नहीं तो एक विराम आ जाएंगे, इनको भी ले लेते हैं। य, र, ल, व, ये भी आपके इसमें आते हैं चार जो है। और एक बात और, हाँ ये तो व्यंजन की बात हो गई। यदि स्वर पूछ रहे किसी में, तो प्रत्येक स्वर जो है आपका अल्प प्राण में आता है। तो प्रत्येक स्वर यानी 11 अल्प प्राण में। तो व्यंजन की बात करें हम, 3 गुणा 5 वर्ग है, 15 और 4 19 आते हैं इसमें। और साथ में अगर कुल बात करें, 19 + 11 30 है इसमें। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, इसको जब रखा है, एक है कामता प्रसाद, इनको हिंदी भाषा का पाणिनि कहते हैं। इनके द्वारा इनको जो है इसमें रखा गया है। तो इस बात को भी आप जो है याद रखेंगे जो है। इसके बाद देखिए, इसमें बचे हुए इसमें आ जाएंगे दूसरा और चौथा वर्ण प्रत्येक वर्ग का। इसका 2 गुणा 5 10 वर्ण। इसके बाद कौन से बचते हैं? ऊष्मी व्यंजन। ऊष्मी व्यंजन भी इसी में आ जाएंगे 4, तो कितने हो जाएंगे? 14।
तो कुल प्राण वायु की कितनी संख्या है? 14। इसका स्क्रीनशॉट लें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम अगला आधार जो है इसमें उच्चारण के आधार पर देखते हैं। देखिए उच्चारण के आधार और उच्चारण के स्थान के आधार दोनों में अंतर है प्यारे छात्रों। उच्चारण के आधार पर व्यंजन ये 8 हैं। देख लेते हैं एक बार इसमें कौन कौन से हैं। स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, नासिक्य, संघर्षहीन, प्रकंपित, पार्श्विक और एक ताड़न्यात। देखिए ये इस तरह से जो 8 प्रकार हैं वो उच्चारण के आधार पर है। एक एक करके बात कर लेते हैं। यदि सबसे पहले मैं स्पर्शी की बात करूं, स्पर्शी उच्चारण व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय अगर मुख का कोई न कोई भाग स्पर्श हो रहा है तो उसको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं, स्पर्श उच्चारणी व्यंजन। और इनकी इस तरह से संख्या पूछी जाए 16 है। देखिए मेरे प्यारे छात्रों किस तरह से बता रहा हूं। क वर्ग, च वर्ग, एक च वर्ग इसमें नहीं आता, क ट त प, इनके प्रत्येक के 4-4, जैसे इसमें क ख ग घ ट थ द ध, सॉरी ट ठ ड ढ और अण, त थ द ध न, प फ ब भ, ये जैसे 5-5 थे, प फ ब भ और म। इसमें से आपको 4-4 रखने, 4 इसमें से एक हट जाएगा, एक इसमें से, एक इसमें से। ये जो 16 वर्ण हैं इन्हीं को स्पर्श उच्चारण के आधार पर रखा जाएगा। ये बात आपको याद रखनी, स्क्रीनशॉट ले लें। दूसरा देखेंगे संघर्षी। जब कभी भी किसी वर्ण का उच्चारण करते समय यदि वायु को संघर्ष करते समय बाहर आना पड़ रहा है, जैसे श, स, स, ये वाले जो हैं, तो यहां आप ध्यान देंगे इसमें जो संघर्ष व्यंजन में जब कभी भी उच्चारण करते समय वायु को संघर्ष के साथ बाहर आना पड़ रहा हो तो उनको हम कहते हैं संघर्षी व्यंजन कहते हैं उनको।
और इसमें आपको बताइए, मैं बता चुका हूं, इसमें आपके ऊष्मीय व्यंजन आते हैं चारों आपके। तो कभी भी पूछा जाए इनकी संख्या कितनी है तो 4 है इनकी, वही आपको बताइए वो श स अ। और देखिए इसमें कभी कभी क्या करता है, एक और याद रखेंगे इसमें जो है अरबी फारसी वाले वर्ण भी आ जाते हैं, वही 5 क कै खे गे और देखिए जय और फै, इस तरह से बोलते हैं। लेकिन कभी संख्या पूछी जाए तो 4 ही लगाना है। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। नेक्स्ट देखेंगे स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी, इसमें च वर्ग के 4 वर्ण आते हैं, याद रखेंगे। नासिक के, जिसमें वायु का नाक से भी, वायु नाक के माध्यम देखेंगे। नासिक के व्यंजन की बात कर रहे थे। नासिक के व्यंजन का मतलब क्या है छात्रों, जिनका नाक के स्वर के, नाक के माध्यम से उच्चारण हो। और देखिए प्यारे छात्रों, प्रत्येक वर्ग का जो 5वां वर्ण है वो इसमें आता है, याद रखेंगे। इसमें प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण आएगा इसमें। इसके बाद में यदि हम देखेंगे संघर्षहीन व्यंजन थे हमारे, यानी जिनका उच्चारण करते समय किसी भी प्रकार का जीव को संघर्ष नहीं करना पड़ता है, याद रखेंगे। जीव को कोई संघर्ष नहीं। और इसमें 2 है, य और एक आपका व। इनको मैं बता चुका हूं, अर्धस्वर भी कहते हैं। और इसके बाद में देखेंगे, या इन्हीं को घर्षणहीन। इसके बाद में देखेंगे प्रकंपित, यानी जीव जब उच्चारण करते समय रगड़ा खाती हो। जीव उच्चारण करते समय रगड़ा या घर्षित होती है। और इसमें एक वर्ण आता है र। जैसे देखिए उच्चारण रहे र, इसको लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। इसके बाद में देखेंगे पार्श्विक। पार्श्विक का मतलब होता है किनारा, यानी जीव के साइड से होकर के हवा निकल जाए। इसमें एक व्यंजन आता है, ल व्यंजन आता है इसमें। इसके बाद देखेंगे ताड़जात में बता ही चुका हूं, इसमें ड और एक आपका ढ। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखिए नेक्स्ट हमारा उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन है। इसके बाद देखेंगे प्यारे छात्रों, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन। इसको समझने के लिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी। जैसे देखिए, जो ये कंठ होता है इसको हम ध्वनि यंत्र कहते हैं। जो हवा है, वायु है या आवाज है, स्वर है, यहीं से निकलते हैं। सबसे पहले कंठ, उसके बाद ऊपरी भाग में चलेंगे तालु, उसके बाद में देखेंगे तालु के बाद में देखेंगे आपके दांतों के नीचे वाला हिस्सा मसूड़ा,
फिर दांत, फिर ओष्ठ। ये 4-5 भाग होते हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, मसूड़ा, ओष्ठ। 5 भाग हुए। स्थान के आधार पर देखिए, एक होगा सबसे पहले कंठ। कंठ से जिनका उच्चारण हम कर सकते हैं उनको हम कहते हैं कंठीय वर्ण। और मेरे प्यारे छात्रों, इसमें सबसे पहला वर्ग आता है क वर्ग। क वर्ग के वर्ण जो है आपके कंठीय वर्ण कहलाते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा तो तालु। तालु को कहते हैं तालुव्य वर्ग कहते हैं। इसको तालुव्य वर्ण कहते हैं, वर्ग कहते हैं। इसमें दूसरा वर्ग आता है च वर्ग। जो च वर्ग है और इसमें 2 वर्ण और आ जाते हैं, य और श। तीसरा मेरे प्यारे छात्रों, इसके बाद में आया मसूड़े वाला हिस्सा, उसको कहते हैं मूर्धा। इसको मूर्धन्य कह देते हैं। नेक्स्ट वर्ग ट, इसमें आता है और इसमें 2 अन्य वर्ण भी आ जाते हैं, र और षटकोण श। इसके बाद देखिए दांत वाला हिस्सा आ जाता है, दंत। इनको प्यारे छात्रों दंत वर्ण कह देते हैं। और इसमें अगला वर्ग त वर्ग आ जाता है। इसमें भी आपके 2 वर्ण आ जाते हैं, ल और श। इसके बाद में आपका देखिए लास्ट में ओष्ठ। इनको हम ओष्ठीय वर्ण कह देते हैं। इसमें प वर्ग आ जाता है। तो ये उच्चारण स्थान के आधार पर है प्यारे छात्रों। क वर्ग के जो 5 वर्ण हैं वो कंठ से हैं, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इस प्रकार से मेरे प्यारे छात्रों आज हमने व्यंजनों का विभाजन देखा और किस तरह से व्यंजनों का वर्गीकरण होता है उस चीज को जाना। और यदि आपको हमारी कक्षा अच्छी लगी हो, यदि आपको समझ में आया तो इसको शेयर करें, कमेंट करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।